लेकिन इस पर एक देश एक चुनाव पर विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। सबसे पहले विजय कौशिक जी, क्योंकि आप विपक्ष से हैं, पहला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, संभव है ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ एक नया कदम है जी। देश और दुनिया को ये पता होना चाहिए, मोदी जी के मित्र ट्रंप ने अफ्रीका का तानाशाह बनने की कोशिश की थी जी, जिसमें चाहे वो मतदान को प्रभावित करने की बात थी जी, या मतों की गिनती को लेकर उसमें उलटफेर करने की बात थी जी, हर हथकंडा ट्रंप सरकार द्वारा अपनाया गया था जी। इसी तरीके से मोदी सरकार, या मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी सरकार इस समय केंद्र में होती और वो इस प्रपोजल को लाती तो ईवीएम के रहते तो तानाशाही आने की पूरी संभावना है। क्योंकि मान लीजिए किसी एक सरकार ने ईवीएम को हैक करके नतीजे अपने पक्ष में कर लिए जी, वो हमेशा के लिए राजा बना रहेगा जी, तो जनता गुलाम हो जाएगी उन परिस्थितियों में। तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो ईवीएम अगर आप उसकी जगह बैलेट पेपर पे आए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है एक देश एक चुनाव व्यवस्था से, और निश्चित तौर पर जो मौजूदा सरकार है वो मानेगी तो है नहीं हमारी, जी, क्योंकि तानाशाही में विश्वास रखती है। इससे पहले भी किसी भी मुद्दे पर ना इन्होंने हमारी कोई सलाह मानी और ना ही ये विपक्ष के लोगों को तवज्जो देते हैं, क्योंकि तो पूर्ण बहुमत इन्होंने हासिल कर रखा है, अपनी मर्जी से मनमाने बिल पास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये विरोधी सरकार धक्के से पास कराने की कोशिश करेगी, जिसका हम हमेशा विरोध करेंगे। और एक कारण और भी है कि जो मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, उनमें भाजपा ने अपनी हार को देखते हुए ये नया ड्रामा। चलिए हार की बात विजय जी अलग है, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि इससे तो पैसे, संसाधन और समय की भी तो बचत हो सकती है। इसका एक पॉइंट तो ये भी है भाई, अलग अलग जगह चुनावी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, पुलिस वालों का बल लगता है, इससे समय और पैसा, संसाधन तीनों की बचत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको ये जानना चाहिए, इस बात की गहराई में जानना चाहिए कि चुनाव चाहे एक बार में हो चाहे 4 टुकड़ों में, खर्चा तो उतना ही लगेगा, मैन पावर तो उतनी लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, हम कब मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक बार में करा लीजिए, लेकिन बैलेट पेपर पर करा लीजिए, ताकि किसी की भी सत्ता हो केंद्र में और वो तानाशाह ना बन सके जी। अब ये कहते हैं कि देखिए जी टेक्नोलॉजी के युग में पिछड़ेपन वाली बात कर रहे हैं, तो अगर मोदी जी बीमार हैं और कोई डॉक्टर उन्हें ये कहे कि आप महंगी गाड़ियों में मत चलिए, आप पैदल चलिए, आप साइकिल पर चलिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, तो भाजपा के लोग तो डॉक्टर के भी कपड़े फाड़ देंगे जी। देखिए मोदी जी को पिछड़ेपन की तरफ ले जा रहा है जी, जबकि ऐसा नहीं है जी। जो ईवीएम का प्रयोग करते थे उन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया, बैलेट पेपर को अपना लिया, तो इस देश पर तानाशाही भावी ना हो, इसलिए लोकतंत्र जरूरी है कि इस पर काम किया जाए, लेकिन होगा नहीं जी। उसका प्रमुख कारण यह है कि मोदी जी कहते हैं चर्चा कीजिए जी, नागरिक संहिता पर चर्चा कीजिए, जी, परिवार पर चर्चा कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं शुरू करवाई उन्होंने तो चर्चा होगी महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, विदेशी कर्ज के ऊपर, चाइना के साथ बढ़ चुके व्यापार घाटे के ऊपर, जो ये सरकार चाहती है जरूरी मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। जी विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जुमलेबाजों की सरकार है और सबसे बड़ी दुख की बात ये है जी, मोदी जी ने जो भी कुछ कहा है आज तक हमेशा उसका उल्टा ही रहा है जी। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन देश के बुरे दिन आ गए जी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से छीने हैं। इन्होंने कहा था कि एक देश एक टैक्स व्यवस्था, लेकिन पेट्रोल डीजल को उससे बाहर रखकर इन्होंने कई तरह की टैक्स व्यवस्थाओं से देश की जनता को टैक्सों की आग में लूटा है। तो निश्चित तौर पर ये सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर इनके सहयोगी दलों का प्रेशर पड़ा ये लोग चुप बैठ गए। तो इनका कोई भी जो एजेंडा होता है वो केवल राजनीतिक एजेंडा होता है। ये धारा 370 हटाने की बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन ये नहीं बताते कि मोदी जी के राज में वहां से कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती भगाया गया, उन घटनाओं को निभाते। इसके अलावा ये किस समय में हुआ है सर, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, मोदी सरकार के समय की बात है, अभी हाल ही की बात है, आपको फिर पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है? 1989 की बात है।
जो पहले पुराने समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय में बीजेपी समर्थित सरकार थी वहाँ पर, आपको मालूम होना चाहिए। भाजपा की सरकार थी। मुख्य मुद्दा ये है कि ये सरकार डर चुकी है कि ये जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें कांग्रेस जीतेगी और केंद्र में भाजपा को सरकार बनाना मुश्किल होगा। इस तरीके से ये इस कानून की आड़ लेकर राज्यों के चुनाव को लेट करना चाहते हैं ताकि लोकसभा के साथ कराए जा सकें जी। और उनकी आड़ में ईवीएम पर गड़बड़ करके पूरे देश के सिस्टम को हैक करना चाहती है। मुझे बताइए, मोदी सरकार एटीएम को हैक होना तो रोक पाई आज तक, क्रेडिट कार्डों को हैक होना नहीं रोक पाई आज तक, लोगों को इस तरह की ठगी से नहीं बचा पाई आज तक। तो ईवीएम को ये लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? फिर मैं एक चीज कह रहा हूँ कि मोदी जी मान लो बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सलाह देता है पैदल चलने की, तो क्या ये पिछड़ापन है? अगर दुनिया के कई अन्य देश वापस बैलेट पेपर पर आ सकते हैं तो भारत में बैलेट पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? तो हम तो स्वागत करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है एक देश एक चुनाव में, लेकिन ये इनके कदम रूप है, इनके माध्यम से ये केवल ड्रामा क्रिएट करते हैं जी। इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, हर कानून को जबरदस्ती बनाकर लागू करते हैं, चाहे वो कृषि कानून की बात है किसी और कानून की। कृषि कानूनों पर भी उन्होंने न किसी की सरवाई न मानी, और उसके बाद में जब जनता के लिए डंडे पड़े तो मोदी जी ने प्रकट होकर कहा कि जनता को समझा नहीं पाए, इसलिए कानूनों को वापस ले रहे हैं। इस तानाशाही को उजागर करता है और कांग्रेस पार्टी मानती है लोकतंत्र के हक में जो ये करने जा रहे हैं उसमें अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो ये निर्णय ठीक रहेगा, अन्यथा नहीं। ये भी कहते हैं कि इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय में पूरे देश में एक ही चुनाव हुए थे विधानसभा और लोकसभा के, तो उस टाइम मैं बताना चाहता हूँ इनको कि ईवीएम नहीं थी, हमारे पास हमारी सच्चाई ईमानदारी थी, लोगों का भरोसा था। जबकि आपके यहाँ बेईमानी है, सीबीआई है, ईडी है और धोखाधड़ी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं जुमलेबाजी की। काला धन वापस लाने की बात करते थे, काला धन विदेशों में बढ़ चुका है, उनके तमाम घोटाले हैं, नमामि गंगे परियोजना घोटाला। विजय जी, आपकी पार्टी को भी घोटाला करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है उसमें भी तमाम लोग घोटाले वाले हैं और जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं लगभग घोटाले में कहीं ना कहीं उनका नाम भी है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि हमने तो देश हित में मजबूरी में गठबंधन का रास्ता अपनाया। ये जो कहते थे वो मोदी अकेला सब पर भारी, आज उसको कहते लग गई गठबंधन की बीमारी। 38 दलों को इकट्ठा कर चुके हैं, 2 और गठबंधन होते इनके अली बाबा 40 करोड़ का गठबंधन बन जाएगा जी। जिन लोगों को भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई जांचें चला रखी थी जी, जांचें चला रखी थी, उनको बीजेपी में लेकर इन्होंने ईमानदारी के सर्टिफिकेट कैसे बांट दिए? अब क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही जो शिवसेना के माध्यम से वो समर्थन दे रहे हैं, जो अजीत पवार के माध्यम से इनको समर्थन दे रहे हैं जी। अजीत पवार करेंगे भाजपा कहती थी, अजीत पवार चक्की पीसिंग, तो भैया आज जांच चली गई। अक्षय जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सरकार केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है जी। किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और जो देश के हालात हैं, चाहे वो प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र की बात है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हम देख लें। आप ये लगाइए कि मेडिक्लेम जैसे चीज पर इन्होंने टैक्स लगा रखा है जी। जीवन बीमा की वो लेने पर, प्लान लेने पर इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है जी। धीरे धीरे ये जो है जीएसटी का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने दूध, चावल हर चीज को ले लिया है। तो कितना लूटेंगे देश को? मुझे ये बताइए, लोगों की कमाई घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जीवन स्तर लोगों का 0 होता जा रहा है, और मोदी जी मगन है कि उन्होंने इस देश को चांद पर पहुंचा दिया। अरे भैया, धरती पर रहने लायक आप लोगों को छोड़ नहीं रहे, चांद पर जाकर कैसे रहेंगे? तो मोदी जी के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है, वो तो केवल बस कुर्सी से चुपके रहना चाहते हैं।